दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं उसका नाम है कठपुतली। तनिषा और जयेश की विवाह की पूर्व कोर्टशिप 3 माह तक चली और यह समय वासंती बयार की तरह गुजर गया था। काफ़ी अच्छा। दोनों के परिवारों ने मिलकर सगाई की रस्म कर दी थी और सगाई के बाद एक दूसरे को समझने के नाम पर दोनों ने शहर के लगभग सारे दर्शनीय स्थलों और रेस्टोरेंट के चक्कर लगा दिए थे। लगभग सभी। जयेश अपने परिवार की तारीफ करता और बताता कि उसके माँ पिताजी, भाई भाभी और सबसे बढ़कर उसकी राजश्री दीदी कितने अच्छे हैं। वे तनिषा को कितने प्यार से अपनाएंगे और यह कि उसे उम्मीद है कि तनिषा भी पूरे दिलो जान से मेहनत करेगी और उन सब में घुल मिल जाएगी। वह यह भी आश्वासन देता कि तनिषा के रिटायर्ड वृद्ध माता पिता का वह बहुत ख्याल रखेगा, बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा। तनिषा को लगता उसका होने वाला पति एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति है और वह भविष्य के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती। पर कभी कभी कोई ऐसा छोटा वाक़या हो जाता या फिर ऐसी छोटी सी बात खटक जाती और संदेह के अंकुर डाल जाती। जैसे उस दिन जयेश ने पार्क में टहलते हुए झील की तरफ से आती ठंडे रेशम के एहसासी हवाओं में उड़ते तनिषा के बालों को देखकर उसकी खूब तारीफ की थी। कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे, तनिषा ने मुस्कुराकर धन्यवाद किया था। फिर उसने आगे कहा, और तुम्हारी स्माइल तो वाह क्या कहने, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे लगता है कि तुम में कोई कमी नहीं। हाँ, सचमुच कोई भी कमी नहीं। सच, अगर तुम यह जॉब नहीं कर रही होती तब भी हर तरह से पत्नी के रूप में मेरे लिए एकदम ग्रेट चॉइस होती। तनिषा को कुछ थोड़ा बहुत असहज अनुभव हुआ, जैसे वह उसे एक कमोडिटी, एक वस्तु की तरह परख रहा हो। जयेश ने आगे कहा, तुम्हारी तारीफ करने के बाद मैं तुम्हें अपने लाजवाब गुणों के बारे में भी बता दूं। आखिर मैं भी तो काफ़ी अच्छा खासा ठीक ठाक ही हूँ। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। सभी कहते हैं मेरी होने वाली पत्नी बहुत लकी होगी क्योंकि मैं उसे अपने हाथ से अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर उसे ज़रूर खिलाऊंगा। वह लगातार कहता गया, तुम्हें कुकिंग तो आती है या नहीं? तनिषा हंस पड़ी। कहा, मुझे उतनी अच्छी कुकिंग तो नहीं आती, हाँ लेकिन दाल चावल, रोटी, सब्ज़ी रोज़ के रोज़ ये मैं बना लेती हूँ। और अगर कोई स्पेशल पकवान बनाने हो तो माँ हमेशा दीदी को ही कहती है। वह अच्छी खासी निपुण है। वे गज़ब का स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पढ़ाई और नौकरी की व्यवस्थाओं के बीच मैं विशेष कुछ सीख नहीं पाई थी क्योंकि मुझे कुछ वक्त ही नहीं मिला था, लेकिन अब सीख लूँगी। तुम बिल्कुल चिंता ना करो क्योंकि मुझे रुचि है कुछ भी नया सीखने की। जयेश उत्साह से बोला, अरे कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन करने वाली बात थोड़ी है। शादी पत्नी से खाना बनवाने के लिए थोड़ी ही की जाती है। खाना बनाने को हम एक कुक रख लेंगे। तुम तो बस सज धज कर इसी तरह सुंदर लगा करना, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरा काम इसी से चल जाएगा। जयेश की इस बात ने मनीषा का दिल बाग बाग कर दिया। भला अपनी तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। कितने उदार हृदय का स्वामी है उसका मंगेतर। वह भविष्य के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो गई। लेकिन ख्वाबों और उम्मीदों की बुनावट में बने वे 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए और पति पत्नी बनते ही जिंदगी एक नई डगर पर चल निकली, जिसके शुरुआती सफ़र में झटके पर झटके खाती तनिषा अक्सर जयेश से पूछ बैठती थी, अरे कहाँ गए तुम्हारे वो सपने और कहाँ गए वो हमारे सपने, वे इरादे। और फिर जयेश कहता था, अब हम पति पत्नी हैं और इस रिश्ते में जिम्मेदारियां होती हैं, ख्वाब नहीं, समझी तुम? तनिषा उसकी बातों में घुली आत्ममुग्धता मिश्रित आत्मविश्वास के सामने उसे सही और स्वयं को गलत
मानने की आदत डाल बैठी। धीरे धीरे उसकी हर बात मानती गई। शादी के दूसरे ही दिन जयेश ने उससे कहा, तुम इतना तेज़ तेज़ क्यों चलती हो? ससुराल में बहुओं की चाल तो मंथर होनी चाहिए ना, ज़रा सा धीमी धीमी। तनिषा को बड़ी शर्म आई कि वह अपनी ऑफिस वाली चाल भी अपने ससुराल में ही चल रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आया। उसने अपनी चाल ठीक कर और कदम नाप नाप कर रख कर चलने की प्रैक्टिस कर ली। और जो 15 दिन वह अपनी ससुराल में गुजारे, उसने हर संभव कोशिश की कि अपने व्यवहार से सासू माँ, रूपाली भाभी और राजश्री दीदी के दिल जीत ले। उसने पुरजोर कोशिश की, जिनकी जांचती परखती सी आंखें हर समय उसी के इर्द गिर्द घूम रही होती थी। छुट्टियां ख़त्म हुई और दोनों ने तैयारी की वापस जयपुर आने की। वापस जयपुर आकर अपनी नौकरियां ज्वाइन कर लीं। कुछ दिन जयेश बिना बात मुंह फैलाए रहा। तनिषा ने उसे बहुत मनाया, पूछा, आखिर भला बात क्या हो गई? बताओ तो सही, आखिर मैं कितनी बार पूछूं तुमसे? अचानक से इतना मूड ऑफ क्यों? जयेश ने कहा, मेरे घर पर लोग मेरे लिए न जाने क्या क्या सपने संजोए रखे थे। वे मेरे लिए बहुत चिंतित हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम में घर चलाने का कोई सलीका है ही नहीं। सोच रहे हैं कि आखिर मेरा क्या हाल होगा। सुनकर तनिषा बहुत दुखी हो उठी। चलते समय सासू माँ, रूपाली भाभी और राजश्री दीदी से प्रेम पूर्वक मिलकर आई थी और उन्हें बेहद कीमती साड़ियाँ उपहार में दी थी और उसे लगा था कि वे सब उससे बहुत खुश होंगी। वे सब स्टेशन पर उसे विदा करने आई थी। तनिषा ने उनसे सहानुभूति और प्रेम की अपेक्षा की थी, इन शिकायतों की तो बिल्कुल ही नहीं। जयपुर में जयेश शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता पार्टियां करता। तनिषा ऑफिस से घर आकर यूट्यूब से विभिन्न विभिन्न रेसिपियों के तरीके देखकर उनके व्यंजन बनाने की विधियां सीखने की कोशिश करती। जयेश भी एक ही उस्ताद था। खाते वक्त वह उसके बनाए हुए खानों की खूब प्रशंसा कर देता था, लेकिन अपने दोस्तों के यहाँ जब पार्टियों में उसे ले जाता तो उसे मित्र की पत्नी के बनाए हुए भोजन की प्रशंसा में ये शब्द हमेशा सुनाई देते और यह कहना ज़रूर जोड़ देता, भाभी जी क्या डिनर बनाया था आपने? ज़रा हमारी श्रीमती जी को भी थोड़ा बहुत सिखा दीजिए। अपनी ज़िंदगी में दाल भात व भिंडी के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया और अपनी तो उन्हीं की भुजिया पर कट रही है। भाभी जी प्रसन्नतापूर्वक खिलखिला उठती और तनिषा उदास हो जाती। भला यह कौन सा तरीका है? ऐसे अपनी बीवी को कौन नीचा दिखाता है? बाद में जयेश उसके लिए भी उसकी क्लास लगाता। इतनी अनसोशल क्यों हो तुम? शशांक और अमित की पत्नियों को देखो, कैसे हंसमुख है, कितनी हंसमुख है, हमेशा खुश रहती है। तुम्हें तो बस मुंह लटका कर बैठ जाना आता है। ज़रा खुद पर हंसना सीखो। मैं भी हंसमुख हो लेती अगर इस तरह सबके बीच तुम मेरी बेइज्जती ना करते और बात में मेरा मजाक ना उड़ाते और मेरी बुराइयां नहीं गिनवा रहे होते तो। कौन सी बुराइयां? अरे अपने बारे में हकीकत सुना पसंद नहीं है तुम्हें? क्या मैंने कुछ झूठ कहा? और थोड़ा स्पोर्टिंगली लिया करो इन सब बातों को। खुद पर हंसना सीखो, ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। तनिषा मन मार कर चुप हो जाती है ऐसी बातों पर। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। उसने जान लगा दी कि गढ़धारी के काम में एक्सपर्ट बन सके, पर जयेश को प्रसन्न कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। सारे घर की सफाई करके वह चमका देती तो जयेश को खिड़कियों पर धूल नज़र आ जाती और वह उसके छुट्टी के दिन खिड़कियां और दरवाज़ों की साफ सफाई करवा देता और उसका पूरा दिन उसी में व्यतीत हो जाता। यदि कोई आगंतुक घर की स्वच्छता सुंदरता की प्रशंसा कर दे तो वह कहता, अरे यह तो मैं हूँ इतना सफाई पसंद, वरना मुझे तो यहाँ वहाँ धूल नज़र आ जाती है, जहाँ किसी की नज़र भी नहीं जाती वहाँ भी। रोज़ रोज़ के भाषणों से थकी
और पकी हुई तनिषा ने एक पल को इच्छा की, काश उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से हुई होती या किसी अव्यवस्थित शख्स से हुई होती तो वह ज़्यादा खुश रहती। उसके लिए तो जयेश ने ना कभी किचन में हाथ आजमाया और ना ही कभी घर सजाया। वह कैसे जाने कि कितनी लकी है वह, और वह मन में सोचकर रह जाती। इसी तरह कुछ और समय गुजरा और तनिषा 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन गई। अब उसका काम और भी बढ़ गया। अब जयेश ने घर में एक कुक रख दी थी और उसकी माँ भी उनके साथ रहने चली आई बच्चों को संभालने के नाम पे। तनिषा को अब नौकरी, घर, 3 बच्चे, मोर्चों पर जूझना होता था, लेकिन जयेश का रवैया सहयोगात्मक होने के बजाय और भी आक्रामक हो उठा। वह दिन रात नुक्ताचीनी करता रहता और उसके कुछ अलावा कुछ ना करता। तनिषा अपने तनाव को अपने वृद्ध माता पिता से उनके कुछ पूछने पर भी कभी भी ना बताती थी, क्योंकि अपनी चिंताएं उन पर थोप कर इस उम्र में उनको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह सारी बातें अंदर अपने समेटे रहती। एक दिन उसने अपनी सासू माँ के सामने दिल खोला कि वे ज़रा अपने बेटे को समझाएं तो शायद उसकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत आसान हो जाए। लेकिन माताजी अपने बेटे से भी ज़्यादा अजीब निकली। माताजी सब सुनकर संत मुद्रा में बोली, जब तुम दोनों में पटती नहीं तो आपस में बात ही ना किए करो, बस चकचक होगी ही नहीं और ना ही तुम्हें टेंशन होगा। वह हैरान हो गई। तनिषा ने माथा ठोक लिया ऐसी सलाह पर। ऐसे भला कौन सलाह देता है। माताजी ने घर के नौकर रामू को लेकर भी तनिषा को नसीहत दे दी, बेटा ज़रा ध्यान से काम को उसी को करनी है, समय से काम करने के लिए उसके पीछे ना पड़ा करो, वरना वह काम छोड़कर भाग जाएगा। जैसा मन करे करने दिया करो उसे चुपचाप, खुश रहेगा तभी तो घर में टिकेगा, वरना तुम्हारी क्या हालत होगी तुम अच्छे से जानती हो। रामू भी घर में शक्तियों के संतुलन को समझ गया था। माताजी की चापलूसी में सारा दिन लगा रहता, उनसे गप्पे लड़ाता रहता। तनिषा घर और नौकरी के समय से कटौती कर बच्चों को समय देने की कोशिश लगातार करती रहती, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतों की हम उपेक्षा होने पर उसका हृदय टूट जाता था। अपने कामकाजी होने को लेके उसे स्वयं पर ग्लानि होती थी और अपराध बोध से बढ़ जाता, पर इससे दूसरे असंतुष्ट हो जाते। वह जैसे ही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने को होती, जयेश एक न एक चीज़ को लेकर बखेड़ा शुरू कर ही देता था और ये रोज़ की बात थी। किसी दिन उसके मैचिंग मोज़े नहीं मिलते तो फिर किसी दिन नाश्ता पसंद करना ही होता। कुल मिलाकर रोज़ का रोज़ कोई न कोई झंझट। किसी दिन शर्ट की धुलाई में कमी होती, जयेश दांत पीसकर उस पर चिल्लाता और वह कुछ न कह पाती। ना खुद कुछ करना जानती है और ना रामू से ही काम लेना जानती है। पता नहीं, उससे तो अच्छा होता मैंने किसी अनपढ़ लड़की से ही शादी की होती, कम से कम मैं सुखी तो रहता। यदि तनिषा अपनी सफाई में कुछ कहती तो उसका जवाब होता, वाह भाई वाह, तुम्हारी माँ ने और कोई गुण तो सिखाए नहीं, हर बात का पलटकर जवाब देना ज़रूर सिखा दिया है, यह तुम्हें बड़े अच्छे से आता है। तनिषा का ड्राइवर रोज़ बरामदे में बैठा जयेश की बकबक लगातार सुनता रहता। तनिषा जानती थी कि ये लोग ऑफिस में जाकर उसके बारे में और उसके घर के बारे में गॉसिप करेंगे। इन सब चक्करों में वह ऑफिस प्रायः देर से पहुंचती और एक दिन बॉस ने इस बात के लिए मेमो दे दिया कि आखिर वह रोज़ लेट क्यों आती है। शाम को दुखी तनिषा ने जयेश को अपनी समस्याएं समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश की, पर जयेश ने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना कुशल अफसर बनने की, अभी बच्चे काफ़ी छोटे हैं, थोड़ा कैरियर पर कम और बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दोगी तो भी चलेगा, उल्टा यह ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों पर ही ध्यान दो। 5वीं कक्षा में अक्षय और आलिया का परिणाम अपेक्षानुकूल नहीं आया और काफ़ी कम नंबर आए थे। जयेश ने कहा, कम से कम बच्चों की देखभाल ही ठीक से कर लिया करो, और कुछ तो तुम कर नहीं सकती, बच्चे माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा होते हैं।
माँ का उतरा चेहरा देखकर अक्षय ने और आलिया ने माँ से वादा किया कि अब वे ज़्यादा मेहनत किया करेंगे और वे आइंदा पढ़ाई में दिल नहीं चुराएंगे। समय गुजरने के साथ बच्चों ने पढ़ाई में बेहतरीन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 12वीं उत्तीर्ण कर बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश पा गए। जब तनीषा और जयेश आलिया को हॉस्टल छोड़ने मुंबई गए तब वहाँ उसने देखा कि 4 दिन उन्हें जयेश की दीदी की बेटी डॉक्टर शिप्रा के यहाँ रुकना पड़ा और वहीं से उन्हें आलिया को ड्रॉप करना था। डॉक्टर शिप्रा आलिया की स्थायी अभिभावक बनी। शिप्रा की दिनचर्या तनीषा के लिए अचरज भरी थी। वह सुबह 9:30 बजे अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाया करती थी और उसके बाद काफ़ी देर यानी कि संध्या 7-8 बजे तक छुट्टी मिलती उसे। बीच में मात्र आधे घंटे के लिए लंच लेने के लिए वह घर पर आती और लंच करके वापस चली जाती, जबकि तनीषा अपने घर में लंच टाइम में समय से पहले भागी भागी आती, सबको अपने निरीक्षण में लंच करवाती और बाद में अपना खाना खाकर ऑफिस वापस जाती। फिर ऑफिस से शाम को वापस आते ही आधे घंटे पहले आती ताकि बच्चों को शाम का नाश्ता करा के खेलने या ट्यूशन के लिए भेज सके और डिनर की तैयारी करवाए। इस चक्कर में वह खुद को बिल्कुल भूल गई थी। खुद उसका खाना पीना और हुलिया तबाह हुए रहते। जयेश कहता, तुम दुनिया की सबसे अनस्मार्ट कामकाजी महिला हो, ज़रा देखो तो खुद को आईने में, क्या हालत बना दी है खुद की। यहाँ शिप्रा हर वक्त सजी संवरी हुई परफेक्शन की मिसाल दिखती थी। अपने कार्य क्षेत्र में भी वह बहुत कुशल थी और उसके ढेरों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स घर में सजे हुए थे। जयेश ने शिप्रा को इसके लिए बहुत शाबाशी दी और लौटकर भी वह उसके गुण गाते नहीं थक रहा था। शायद वह अपने बीवी को यह सब जताना चाहता था। तनीषा ने यह भी देखा था कि कैसे शिप्रा के घर पर उसकी सासू माँ ने किचन की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी और किचन की देखभाल और सबको प्रेम से खिलाना सब अपनी निगरानी में संपन्न करवाया था, यानी ये उनका ही डिपार्टमेंट था। घर के हर काम में शिप्रा से अधिक उसका पति सहयोग करता। रविवार का दिन था, वह दोनों पति पत्नी ऐसे बैठे थे। घर पर कई काम मुँह बाए उसका इंतज़ार कर रहे थे। किचन रैक्स की सफाई करनी थी और पर्दे मशीन में धुलने को भी डालने थे। सर्दियों के कपड़े भी बाहर निकालने थे, यानी कि अच्छे खासे काम पड़े थे। अच्छा, होते रहेंगे काम। तनीषा ने खुद का रूखा चेहरा ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखा और सोचा, आज तो मुझे पार्लर जाना चाहिए, मैं फेशियल करवा लेना चाहिए। 2-3 बरस पहले किसी की रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, तब फेशियल करवाया था। आज उसने ठान लिया था वह कैसे भी करके पार्लर ज़रूर जाएगी। वह पर्स उठाकर निकलने लगी, तभी जयेश ने टोका, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर होकर आती हूँ, फेशियल करवाना है। सुनो, आज मेरा इंदौर वाला दोस्त आने वाला है, सुनील, अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ डिनर पर, उसकी तैयारी करनी है। वह धीरे से बोला, हाँ तो रामू जी कर लेंगे, जो कुछ कहना है उनसे कह दो, उसने रुखाई के साथ कहा और निकल गई। जयेश उसकी उद्दंडता पर चकित रह गया। उसे ऐसे उत्तर की उम्मीद न थी। 4 बजे लौटने के बाद उसने डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी करवाई, बाकी रामू ने ही देख लिया। तय समय पर सुनील सब परिवार आ गया। उसकी पत्नी बहुत खुश मिजाज थी। उसने तनीषा से उसके बनाए व्यंजनों की तारीफ़ की और रेसिपी भी पूछने लगी। शाम अच्छी ही गुजर गई थी, पर उनके जाते ही जयेश उस पर बुरी तरह बरस पड़ा। तुमने इतने बेमन से बाज़ार से रसगुल्ले मंगा कर रखे थे, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि स्वीडिश में मेरा मित्र इतने सालों बाद आया है तो कुछ गाजर का हलवा या कुछ और अच्छी चीज़ नहीं बना सकती थी? गाजर नहीं थी घर में, उसने धीरे से कहा। तो ले आती,
सारा दिन तो बाज़ारों में ही घूमती रहती हो, लेकिन इतना मैनेजमेंट तुमसे ना हो सका कि बाहर जा ही रही हो तो घर में ज़रूरत की चीज़ें मौजूद नहीं है तो वह भी समय पर लेकर आओ। इसके बाद जो हुआ वह जयेश ने सपने में भी सोचा नहीं था और उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तनीषा ऐसे सुलग उठी जैसे सूखी तीलियों को चिंगारी दिखा दे कोई। उसने आग्नेय नेत्रों से देखते हुए मानो शब्दों को तोल तोल कर कहा, अगर मुझे मैनेजमेंट नहीं आता तो तुम खुद ही कर लेते। तुम्हें भी तो पता था ना, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि सब कुछ अकेले मैं ही कर लिया करूं। और हाँ, तुम निंदक की परमानेंट पोस्ट पर विराजमान रहो। जब इतना ज्ञान तुम्हारे पास है तो कभी उस ज्ञान को खुद भी इस्तेमाल कर लिया करो। सब कुछ मेरे ऊपर ही क्यों डाल देते हो? कब तक दूसरों को बांटते रहोगे अपना यह ज्ञान? यह कहकर उसने अपने रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। उसके बाद उनकी बातचीत बंद हो गई और उसने बात करने की कोशिश भी नहीं की और उसने घर के कामों को हाथ लगाना भी बंद कर दिया। आज उनका यह अबोला शुरू हुए 2 महीने बीतने को हैं। तनीषा को बड़ा आराम है। न बोलने के लिए भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। यह तो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। कितना आराम था, मन का सुकून। अब ना तो हर घंटे पर चाय बनाओ कि लगातार रट लगी रहती है और ना ही ज़रा मुझे एक गिलास पानी तो देना कि वह आराम से बैठी रहती और भांति भांति के दूसरे उन कामों से मुक्ति मिली जो पतिदेव को खुश करने के लिए किए जाते हैं, पर जिनसे पति देवता कभी खुश नहीं होते। वह काफ़ी बेफिक्री से बैठी रहती। अपना वक्त अब अपना है और जी भर के अपने कपड़ों, अपने मेकओवर और अपने ऊपर ध्यान देने लगी। ऑफिस के कामों को पकड़ में लाने पर खर्च किया जा सकता था यह पूरा वक्त। 18 सालों से वह दूसरों की प्रोग्रामिंग से रोबोट बनकर चलती रही, लेकिन बस अब काफ़ी हो चुका। उसने आज न जाने कितने दिनों बाद एक पेंसिल स्केच बनाया है। वह तो भूल ही गई थी कि कभी यह उसकी प्रिय हॉबी थी और बचपन में उसने ऐसे कितने ही चित्र बनाए थे। लेकिन इन सब से बढ़कर यह कि अब ताने नहीं सुनने पड़ते, उसको सुकून था। ताने नहीं सुनने से अपना दिमाग एकदम शांत है और रचनात्मक, सृजनात्मक हो रहा है। वे भी दिन थे जब इस शख्स से एक दिन ना बोलो तो मन खराब हो जाता था कि घर का वातावरण ना बोलने से न जाने कैसा हो जाएगा और कहीं तनावपूर्ण ना हो जाए। वह खुद जाकर संधि कर लेती थी, लेकिन अब वह संधि प्रस्ताव किसके लिए दे, जबकि उसे इस परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है कि पति ताने इसलिए नहीं सुनाता कि पत्नी में कमियां हैं, बल्कि वह लगातार ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह पत्नी को अपने वश में रखना चाहता है और अपने हाथ का खिलौना समझता है। वह किचन में किसी काम से गई। जयेश ने दरवाजे से झांका और विनम्रता से कहा, सुनो, अगर तुम किचन में ही हो तो प्लीज़ ज़रा मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी प्लीज़? रामू आज बीमार है। बनाती हूँ, उसने धीरे से कहा और सहज भाव से। थोड़ी देर में माताजी और उनके पति वहीं बैठे रहे। माताजी और रामू को चाय देकर वह जयेश की चाय लेकर लॉन में आई। जयेश ने अस्वाभाविक रूप से सद्भावना भरी वाणी में कहा, अपनी भी चाय यहीं ले आओ ना, दोनों साथ में पीते हैं। तनीषा अपना कप भी ले आई और एक लॉन चेयर में थोड़ा अपनी ओर खींचकर बैठ गई। कुछ एक पलों की असहजता सी दिखने पर उस चुप्पी के बाद तनीषा ने कहना शुरू किया, मैं आपको विनम्रतापूर्वक और सूचनार्थ कुछ बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जयेश ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो उसने आगे कहना शुरू किया, अब से घर के काम मैं केवल उसी सीमा तक करूँगी जितने से मेरे स्वास्थ्य पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े और विपरीत असर ना हो और मेरा करियर और व्यक्तित्व भी प्रभावित ना हो। जैसे यदि मेरे हाथों की चाय पीनी है तो
सुबह शाम नियत समय पर आपको मिल जाया करेगी, उसके अलावा बीच में नहीं। छुट्टी के दिनों में 10 बार चाय पीने का मन हो तो आप और रामू जी मिलकर मैनेज कर लें। कारण वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। कारण यह कि आपकी सराहना तो मुझे इस जीवन में मिलने से रही, तो मैं कम से कम अपना व्यक्तित्व और अपनी जीवन का बचा हुआ अंश उसे तो अपना समेट लूं। और वैसे भी आप तो इतने ज्ञानी पुरुष हैं, वह प्रसिद्ध उक्ति तो आपने सुनी ही होगी। मैं आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित, यानी जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो, कम से कम आधा बचा लेना ही बुद्धिमानी है। इतना कहकर तनिषा खिलखिला उठी। जयेश को याद नहीं पिछली बार कब यह दब्बू तनिषा इतने खुलकर हंसी हो, और इसी तरह खुलकर हंसना शुरू किया। जयेश ने विस्मित आंखों से उसे देखते हुए दिल में कहा, ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने वाले जल्दी ही अपने मुंह के बल गिरते हैं। पर उसके होंठ खुलकर यह बात कहने से रुक गए। बस वह सोचता ही रह गया और उन पर एक फीकी सी मुस्कुराहट चिपक कर रह गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।